भारत का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां की संस्कृति, शिल्प और व्यापार ने सदियों से देश के इतिहास और अर्थव्यवस्था पर अमिट छाप छोड़ी है। उत्तर प्रदेश की समृद्ध विरासत का सजीव प्रदर्शन हुआ उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 में। ये एक्सपो न केवल व्यापारियों और उद्यमियों का भव्य मिलन बिंदु बना, बल्कि राज्य के हुनर और कला को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत करने का बेहतरीन अवसर भी रहा। इस आयोजन में वियतनाम पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल हुआ, जो दोनों देशों के बीच गहरे होते व्यापारिक संबंधों का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 ने प्रदेश के वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योगों को एक नया आयाम दिया। ये वो देश है जहाँ पे कपड़े सिर्फ हमारा पहनावा मात्र नहीं है, हमारी भावनाएं हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा, हमारी विरासत और हमारी धरोहर है। दरअसल ये कपड़े हमारे एहसास हैं। उत्तर प्रदेश वस्त्र उद्योग में भारत का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। वाराणसी की बनारसी साड़ी, लखनऊ का चिकनकारी और भदोही के कालीन इस राज्य की गौरवमयी विरासत के प्रतीक हैं। राज्य के वस्त्र उद्योग का देश के कुल उत्पादन में 13% का योगदान है और सिल्क उत्पादन में ये भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। राज्य के 85 स्पिनिंग मिल्स और 74 टेक्सटाइल मिल्स इस उद्योग की विशालता और महत्वपूर्ण योगदान को दर्शाते हैं। उत्तर प्रदेश के वस्त्र और परिधान उद्योग में लगभग 1.5 मिलियन लोग कार्यरत हैं। प्रदेश में करीब 1,99,00,000 हथकरघा बुनकर और 5 लाख पावरलूम बुनकर प्रदेश की विरासत को दुनिया के सामने बखूबी प्रदर्शित कर रही हैं। टेक्सटाइल हमारे रोजगार के लिए बहुत बड़ा एक सेक्टर हो सकता है और बहुत पहले अगर आप देखें तो कानपुर हमारा जो शहर था वो मैनचेस्टर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था। टेक्सटाइल के सारे यूनिट्स हमारे वहाँ पे होते थे। बनारस में ट्रेडिशनल वीविंग का, बनारसी साड़ी का आज नहीं कई सालों से उनका पुराना ही है। बट इधर से कुछ हम लोग कानपुर के कुछ वो मिल्स बंद हो गए और उसके बाद हमारा जो टेक्सटाइल में शेयर है वो कम होता गया। कम से कपास की खेती हमारे यहाँ होती नहीं है, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे मैन मेड फाइबर्स आ गए हैं जिससे हम लोग काफ़ी आगे निकल सकते हैं। तो नोएडा में हमारे पास गारमेंटिंग का एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो काफ़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करता है, परंतु मैन्युफैक्चरिंग, स्पिनिंग, वीविंग, निटिंग, डाइंग ये चीज़ें हमारे पास मौजूद नहीं हैं। तो टेक्सटाइल पार्क की कंसेप्चुलाइजेशन ये है कि एंड टू एंड फ्रॉम थ्रेड टू गारमेंट्स पूरा फिनिश करके निकालें। तो 1000 एकड़ का पार्क हमने लखनऊ से करीब 20-25 किलोमीटर दूर पे हम लोगों ने बनाया है और हम उम्मीद करते हैं कि वो एक न्यूक्लियस होगा जिसके अराउंड ये सारी गारमेंटिंग इंडस्ट्री आगे चलेगी। आपने देखा होगा आज के डेज में पड़ोसी देश में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो कुछ टेक्सटाइल इंडस्ट्री ढूंढ रही हैं कि कई जगहों पे आएँ। एक मुझे बता रहा था कि 2008 में हमारा $8 बिलियन की इंडस्ट्री थी और आज हम $170 बिलियन की इंडस्ट्री हो गए टेक्सटाइल में, लेकिन अभी हमें 2 गुना 3 गुना और कर सकते हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के इंटरनेशनल एक्सपो में मौजूद हैं और आप इस समय देख रहे हैं बनारस की साड़ियों के एक स्टॉल में मैं हूँ और ये स्पेशल साड़ी शिकारगाह साड़ी, और इसका नाम शिकारगाह इसलिए है क्योंकि इस साड़ी पर पूरे जंगल का दृश्य है। हाथी, मोर, हिरन, पेड़ पौधे, पत्तियाँ, जरी वर्क है सिल्क पर, बनारसी सिल्क पर जरी वर्क, और ये पूरे जंगल को इस साड़ी में उकेरा गया है। बनारसी साड़ियों के साथ अनूठे प्रयोग किए जा रहे हैं। कहीं पर बनारसी में महाराज की बैठनी को क्लब किया जा रहा है, कहीं पर बनारसी साड़ियों को डाइवर्सिफाई करके उसके स्टोल्स, दुपट्टे, यहाँ तक कि वुलन साड़ियाँ तक बनाई जा रही हैं। हमारे साथ बनारस के एक मैन्युफैक्चरर हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि इन्होंने एक नया प्रयोग किया है। बनारस की साड़ी पे जो महाराष्ट्र का पैठनी डिज़ाइन है उसको उकेरा है और ये बहुत ही पसंद किया जा रहा है। आपका शुभ नाम?
जी, मैं असद हूँ, नसीम कलेक्शन से फर्म से। और ये पैठनी साड़ी है, जो पैठनी साड़ी महाराष्ट्र में बनती है, उसको हमने अपने बनारसी कपड़े में इसको लाने की कोशिश की है और इसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है और काफ़ी स्टेट में इसका परचेज़ लोग कर रहे हैं। बिल्कुल ये जिस तरह का इंटरनेशनल एक्सपो है और आप लोगों को यहाँ आने का मौका मिल रहा है, सरकार किस तरह के इनिशिएटिव को आप कैसे देखते हैं? आप जैसे मैन्युफैक्चरर्स को किस तरह से यहाँ आने के बाद आपके मार्केट में आप लोगों को बूस्ट मिलता है? जी, यहाँ आने से कम हमको ये पहचान मिल रही है कि सामने वाला, अब क्योंकि हम जहाँ पे वीविंग कर रहे हैं वहाँ पे हमारे पास तो आदमी आ नहीं पाएगा, तो इसलिए अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं और अपना एक्सक्लूसिव अपना डिज़ाइन दिखाते हैं तो सामने वाला हमें फिर ऑर्डर देता है और हमें बताता है कि हाँ, इस तरीके की चीज़ अगर हमको किसी और चीज़ में डेवलप करना है या स्कार्फ में बनाना है या दुपट्टे में बनाना है, तो वो हमको एक तरीके का नया बूस्ट मिलता है कि आगे के लिए क्या कर सकते हैं। मेरे साथ मिस रावी हैं, उनसे जानेंगे कि कैसे ये ट्रेडिशनल लुक को एक स्टाइलिश और ग्लोबल और मॉडर्न लुक देती हैं और इसकी डिमांड आजकल मार्केट में किस तरीके से है। रावी, क्या कॉन्सेप्ट है पूरा आपका? कॉन्सेप्ट है कि मैं रिवाइव कर रही हूँ इंडिया के कल्चर को, ट्रेडिशन को, थोड़ी सी मॉडर्निटी और अपने चॉइस के टेस्ट के साथ। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने हमें दिया है। स्पेशली ये पुराने वीवर्स और हैंडक्राफ्टेड को उन्होंने प्रमोट किया है। यही मेरा फ्लो था और यही मेरा विज़न था कंपनी को लेके। तो ये यहाँ आके काफ़ी इंटरनेशनल बायर्स भी हमसे यहाँ पे जुड़े हैं और इसके अलावा ये यहाँ प्रमोशन के लिए भी बहुत अच्छा प्रमोशन होता है। जैसे कि फुटबॉल के बारे में बात करें तो मोर देन आई थिंक 3 lakhs मोर देन यहाँ पे फुटबॉल हुआ है। तो इट्स अ गुड फॉर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एंड इट्स अ वंडरफुल प्लेटफॉर्म। और ऐसे एडिशन आई थिंक इट्स अ सेकेंड एडिशन ऑफ यूपी ट्रेड शो। और इस वक्त हम नोएडा बेस्ड मैन्युफैक्चरर के साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे ये अपने प्रोडक्ट्स को, अपने डिज़ाइन को अलग अलग जो ब्रांड्स हैं उनके लिए बनाते हैं, उन्हें केटर करते हैं। इनसे बातचीत करते हैं और इनकी पूरे इस काम में यूपी गवर्नमेंट का सपोर्ट हो या फिर इस तरह के जो एक्सपो हैं वो कैसे इनके काम को और बूस्ट कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम संजना कपूर है and I am head of design in CT Apparels. We manufacture garments for different countries like Europe, America and UK based different retailers, and we manufacture in women's wear, men's wear, kids wear. हम हर टाइप के कपड़े करते हैं। हम एक टेक्सटाइल इंटीग्रेटेड कंपनी है जिसमें हम हर टाइप के कपड़े, लिनन, विस्कोस, कॉटन्स, ब्लेंड्स, ये सब चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं, डाइंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं एंड गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं साथ ही साथ। वाराणसी की सिल्क साड़ियाँ देश विदेश में अपनी विशिष्टता के लिए प्रसिद्ध हैं। अब प्रस्तावित सिल्क एक्सचेंज के माध्यम से व्यापारियों को रेशम की आसान उपलब्धता होगी, जिससे ये उद्योग और भी समृद्ध होगा। उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल की बात हो और बनारसी का जिक्र ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। उत्तर प्रदेश आने वाला हर व्यक्ति, कपड़ों से प्यार करने वाला हर व्यक्ति बनारस ज़रूर आता है। और इस वक्त हमारे साथ बनारस के महमूदुल हसन जी मौजूद हैं, जिन्होंने बनारसी साड़ियों के साथ एक अनूठा प्रयोग किया है। पुश्तैनी ये इनका कारोबार था बनारसी साड़ियाँ बनाने का, लेकिन अब मॉडर्न ज़माने में, मॉडर्न ज़माने की नीड के हिसाब से इसको ग्लोबल करने के लिए, इंटरनेशनल मार्केट में छाने के लिए महमूदुल हसन जो हैं वो अब बनारस के ही फैब्रिक पे अलग अलग स्टोल, दुपट्टे बना रहे हैं। थोड़ा सा बताइए ये क्या है और आपने क्या प्रयोग किया है बनारसी साड़ियों के बाद जो न्यू इंटरवेंशन किया है? पहले तो हम लोग ये ट्रेडिशनल ये बनाते थे, ये जैसे ये पहले ये ट्रेडिशनल पहले ज़माने में इस तरह बनाया। इसके बाद हम लोगों ने एक्सपोर्ट मार्केट में हम लोग आए। मैंने भारत टेक्स किया, तो भारत टेक्स में आने के बाद हमको ये लगा कि हमको कुछ अपने आप को चेंज करना चाहिए, इसको मार्केट में लॉन्च। आपने जिक्र किया था कि आप सर्दियों के लिए एक वुलन साड़ी बना रहे हैं। बड़ी कौतूहल का विषय है कि आपको वुलन साड़ी भी मिलेगी सर्दियों में, वो कैसे आप ये प्रयोग कर रहे हैं, आप बताइए। की ये डिमांड आ रही थी कि अभी समर में तो सिल्क कॉटन बेच रहे हैं, अब विंटर के लिए कुछ क्रिएट करो। तो मैंने विंटर के लिए मैंने 100% वूल निकाला। इसकी मैं साड़ी पूरी बनाने जा रहा हूँ। ये वुलन है, 100% वूल है, हैंड एम्ब्रॉयडरी है। इसकी अभी हमारी विंटर के लिए मैं ये लॉन्च कर रहा हूँ। क्या बात है, ये वूल है? ये 100% वूल है, 100% वूल है। इसकी ऊपर जो आप वीविंग करेंगे वो भी ये एम्ब्रॉयडरी है, पूरा हैंड एम्ब्रॉयडरी है पूरा, एंड पेंटिंग भी हैंड है ये।
ये बताइए कि इस तरह के जो एग्जीबिशंस होते हैं, एक्सपो मार्ट होते हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिशंस होते हैं, उसमें आप लोग को आने का मौका मिलता है। यूपी गवर्नमेंट ने जो आपको ये मंच दिया है, जो स्कीम भी लॉन्च की है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, किस तरह का फ़ायदा आप लोग देख रहे हैं आप लोग के कारोबार में, आप लोग की इस पूरे पुश्तैनी जीविका में, किस तरह का चेंज आप देखते हैं गवर्नमेंट के इस इनिशिएटिव्स के ये बाद? तो एक सौभाग्य है कि माननीय योगी जी द्वारा ये सेकंड एडिशन है यूपी ITS का। मैंने फर्स्ट एडिशन में भी पार्टिसिपेट किया था, सेकंड एडिशन में भी। ये हम लोग एक मौका है अपने आप को मार्केट में आने का, अपने प्रोडक्ट को बायर को दिखाने का। कम से कम बायर आ रहे हैं, मेरा प्रोडक्ट देख रहे हैं, क्वेरी कर रहे हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की। इस तरीके का प्रोग्राम हमको नहीं लगता है कि स्टेट गवर्नमेंट में कभी हुआ हो। ये सेकंड एडिशन हमारे लिए बहुत अच्छा है बिल्कुल और मैं यही कामना करता हूँ कि आगे कंटिन्यू चलता रहे ये प्रोग्राम। बिल्कुल, प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि वोकल फॉर लोकल और लोकल से ग्लोबल, और इस ग्लोबल मार्केट में जो भारत के उत्पाद हैं, भारत का टेक्सटाइल है, भारत की विरासत है, भारत की संस्कृति परंपरा और जो हैंड वर्क है, वो पूरी दुनिया में छा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार की MSME नीति 2022 और औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति ने वस्त्र उद्योग को बड़ा समर्थन दिया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना ने भी वस्त्र उद्योग में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। PM मित्रा योजना के तहत लखनऊ और हरदोई में 1000 एकड़ में टेक्सटाइल पार्क की स्थापना की जा रही है, जिससे प्रदेश का वस्त्र उत्पादन और भी बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश का हथकरघा उद्योग, जो देश का 5वां सबसे बड़ा है, न केवल राज्य की आर्थिक समृद्धि का हिस्सा है, बल्कि ये प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर का भी प्रतीक है। और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के इस एक्सपो मार्ट में अलीगढ़ के स्टॉल पे हूँ। आप देख सकते हैं कितनी मन को मोह लेने वाली सुंदर मूर्तियाँ, ब्रास से बनी हुई ये मूर्तियाँ जो कि अलीगढ़ की पहचान है, शान है, क्योंकि सैकड़ों साल पुरानी ये कला जिसे कारीगर अपने हाथों से बड़ी ही खूबसूरती से सजाते और संवारते हैं। मेरे साथ इस स्टॉल के ओनर हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम हर्ष वाशने है, मैं GV एंटरप्राइजेस अलीगढ़ से बात कर रहा हूँ। हर्ष, बताइए ये किस मेटल का बना हुआ है और इसकी विशेषता खास तौर पे मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं, और किस तरीके से, कितनी मेहनत के बाद और किस प्रोसेस से ये जो पूरा आकृति बनकर आई है, ये जो फाइनल रूप इसका निकल कर आया है, इसका पूरा प्रोसेस क्या होता है? मैम, तो बेसिकली जब मूर्ति बनती है तो सबसे पहले हम यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल हम लोग बहुत तरीके के फॉर्म्स में हमें मिलता है। ब्रास की सिल्ली होती हैं, शीट कटिंग होती है, पुराने पीतल के बर्तन होते हैं, इन सबको हम यूज़ करके मेल्ट करते हैं। फिर मेल्टिंग के बाद उनके एक साँचे होते हैं, उनके फर्मे होते हैं, उनसे वो कास्ट होता है। कास्टिंग के बाद हम लोग इन मूर्तियों को वेल्डिंग पर लेते हैं। जो कारीगर होता है वो उसे पूरा वेल्ड करता है। फिर उसके बाद उसकी रिताई, फाइलिंग का काम होता है। चिताई होती है, जो पूरी मूर्ति की जान होती है, जिससे हम कार्विंग कहते हैं, डिज़ाइनिंग कहते हैं। वो चिताई वाले चिताई करते हैं। फिर उसके बाद जाके एक लंबे समय के बाद एक मूर्ति तैयार होती है। आपने कहा एक लंबे समय के बाद, अगर मैं जानना चाहूँगी, ये तो एक बहुत ही बड़ी मूर्ति है। जितनी बड़ी और जितना बड़ा आकार उतना ज़्यादा टाइम, अमूमन कितना टाइम लगता होगा एक मूर्ति को बनाने में? कम से कम कारीगरों को लगेगा 20 से 25 दिन, 25 to 20 डेज़ आराम से लग जाएंगे एक पीस को बनाने में। पूरी मेहनत, सारा काम हाथ से करा जाता है, कोई मशीनरी नहीं होती है, सारा काम हाथ से होता है, इसलिए इसमें समय लगता है। ये अगर मैं इसके एक्सपोर्ट की बात करूं तो मुझे पता चला है कि विदेशों में इसकी बहुत ज़्यादा मांग है। कुछ खास कंट्रीज़ जहां पे इसकी डिमांड है, और किस तरीके का आप लोग का एक्सपोर्ट है? मैम देखिए, मेन कंट्रीज़ तो US होती हैं, यूरोप होता है, जो आपके इधर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। आपका साउथ में इधर चले जाइए, श्रीलंका है, मलेशिया है, इधर काफ़ी डिमांड रहती है। तो एक्सपोर्ट्स में तो हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, इनकी पैकेजिंग होती है, फिर वी शिप टू द कंट्रीज़, अदर कंट्रीज़। तो इसे अलीगढ़ की ब्रास आर्ट, ये जो है, ये पूरा जो आपके सामने इस समय दिख रहा है, बालाजी की मूर्ति, और पीछे भी देख सकते हैं आप छोटी छोटी बहुत सारी खूबसूरत मूर्तियाँ आपको दिखाई दे रही होंगी। और इस ब्रास से के मेटल से बने हुए बहुत सी सुंदर सुंदर साज सज्जा के भी सामान हैं, जो कि आपके घर की शोभा को बढ़ाएंगे और आपके मंदिर को भी सजाएंगे। तो अलीगढ़ की ये विशेष आर्ट पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। तो जब भी आप अलीगढ़ जाएं तो इसका दीदार ज़रूर करें और इसे अपने घर में ज़रूर लेकर आएं।
उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्प उत्पादों को भौगोलिक संकेतक यानी कि जीआई टैग मिला हुआ है, जो उनकी विशिष्टता और गुणवत्ता का प्रमाण है। मेरे हाथों में इस वक्त आप देख पा रहे हैं खूबसूरत ब्लैक पॉटरी। काले रंग की है लेकिन मन को मोहने वाली है। आप देख रहे हैं कि तमाम यहाँ पर पॉटरीज़ हैं जिसे ब्लैक पॉटरीज़ कहा जाता है, और ये आज़मगढ़ के निज़ामाबाद की एक बहुत ही स्पेशल पॉटरी है जिसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। और सबसे बड़ी बात कि इसको जीआई टैग मिला हुआ है और किस तरीके से सरकार की कोशिशों के बाद ये जो प्रोडक्ट है ये अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर चुका है और किस तरीके से इसका कायाकल्प हुआ है। पहले तो आप मुझे बताइए ये दरअसल ब्लैक पॉटरी है क्या, और ये कैसे इस आकार लेता है, इसे किस तरीके से आप लोग बनाते हैं, कितनी मेहनत लगती है? जी मैम, ये ब्लैक पॉटरी एक मिट्टी का प्रोडक्ट है, क्ले का, और ये ब्लैक होता कैसे, इसको स्मोक से ब्लैक किया जाता है। एक बड़ा सा मटका रहता है, सारे प्रोडक्ट को अंदर रखते हैं, उसमें स्मोक पैदा करते हैं, उससे ब्लैक है। ये इसका रंग जाएगा नहीं, ये नेचुरल। इसको 2015 में जीआई टैग भी मिला है। इस क्राफ्ट में हमको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। मेरा नाम सोहित कुमार प्रजापति है। जी मैम। नहीं, बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं और बधाई कि आपको इसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। और जैसा कि बता रहे हैं कि ये बहुत ही सस्टेनेबल है, इको फ्रेंडली है। जिस तरीके से इसे बनाया जाता है वो अपने आप में बहुत ही अनोखा प्रोसेस है और बहुत ही मेहनत वाला भी है। हमने सुना है कि जिस तरीके से इसका पहले प्रोडक्शन था और अब इसका जो प्रोडक्शन, इसका जो टर्नओवर है वो अब करोड़ों में जा चुका है, पहले कहाँ लाखों में था। बताइए कि वो सरकार की वो कौन सी स्कीम्स हैं या वो कौन सी कोशिशें हैं, आप लोग को किस तरह से गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको आपकी कला को ख्याति मिल रही है? मैम, ये जो हमारे प्रोडक्ट है ब्लैक पॉटरी, ये तो हमारे पूर्वज भी करते आए हैं, लेकिन बीच में सरकार का प्रमोट नहीं मिलने के कारण प्लान, क्योंकि हम लोगों को ये एक विरासत है। अब विरासत को संरक्षण करा हर सरकार का दायित्व बनता है, लेकिन सरकार ने अपना दायित्व छोड़ दिया था। लेकिन जब से उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार इस दायित्व को समझा है, आज हम बड़ी तेज़ी से ऊपर की तरफ बढ़े हैं। आज हमारा कारोबार बढ़ा है। जिस तरह से प्रमोशन हमको आज जिस तरह का टेस्ट शो लगा, इस तरह का टेस्ट शो में बीच में सरकारें नहीं सपोर्ट कर रही थी, तो जिससे हम प्लान होकर हम खुद भी बॉम्बे में जाके भेलपुर में बेच रहे थे, क्योंकि स्थिति इतनी ख़राब थी। हम प्रोडक्ट को बनाते लेकिन हमारा कोई खरीदार नहीं था, मार्केट नहीं था, डिज़ाइन नहीं थी, तो हमको प्रमोट, आज सरकार का बहुत बड़ा योगदान है कि हमको उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP स्कीम योजना में ला करके हमारे प्रोडक्ट को प्रोत्साहन के रूप में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम किया है। आपने बताया कि कलाकार जो हैं वो पलायन कर गए थे, लेकिन अब वापस लौटे हैं और अपनी इस कला को बहुत ही खुशी के साथ अंजाम दे रहे हैं और बहुत आगे भी बढ़ रहे हैं। तो इस समय अगर मैं आज़मगढ़ की बात करूं और जिस जगह ये बनता है निज़ामाबाद, उसकी बात करूं, वहाँ पर कितने कलाकार होंगे, कितने लोग उससे जुड़े हुए हैं, और देश के दूसरे हिस्सों में भी क्या ब्लैक पॉटरी का काम किया जा रहा है? जी मैम, ये इस समय धीरे जो कला 2 परिवार में सिमट गई थी, आज लगभग इसमें 1500 लोग आ गए हैं पुनः इसमें, और जो अन्य समाज के लोग भी आकर के इसमें काम करने, इस तरह का रोज़गार जो बढ़ा है। और सरकार हमारे, जब माननीय प्रधानमंत्री जी खुद ब्रांड एम्बेसडर के रूप में हमारा प्रचार कर रहे हैं, आज हमारा प्रोडक्ट को जापान के प्रधानमंत्री जी को दिया जा रहा है, ये कितनी बड़ी बात है। इससे पहले सरकार हमारे लिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बोर्ड ही बना दिया है, माटी कला बोर्ड, ODOP, इस तरह की स्कीमें ला करके हम हस्तशिल्पियों को बहुत बड़ा, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय CM सर का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमें इस स्कीम से जोड़ करके हमारे समाज को, प्रजापति समाज को बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाने का काम किया है। तो आप सुन रहे थे कि इस ब्लैक पॉटरी को बनाने वाले ये जो आर्टिज़न हैं, इन्होंने बताया कि किस तरीके से 2 परिवारों में सिमटी हुई ये कला अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त कर रही है। GI टैग इसे मिल चुका है और सरकार की कोशिशों और प्रोत्साहन की वजह से जो कलाकार हैं उनका इतना ज़्यादा उत्साहवर्धन हुआ है कि अब दोबारा वो अपने इस पुश्तैनी पेशे में लौटकर देश की जो विरासत है, धरोहर है, देश की जो ये परंपरा है, कला है, उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाने में अपना महत्वपूर्ण भूमिका, अपना योगदान जो है वो दे रहे हैं। इस वक्त मेरे हाथ में आप जो ये पत्थर देख रहे हैं, आपको देखने में बहुत ही साधारण सा पत्थर लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही यूनिक है, बहुत ही रेयर है, जो कि बुंदेलखंड के बादामी के नदी में पाया जाता है।
और पूरी दुनिया में आपको ये पत्थर कहीं और नहीं मिलता, क्योंकि इसे तराशने के बाद खूबसूरत ज्वेलरी जो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, यहाँ सामने देख सकते हैं, और शो पीस के सामान बनाए जाते हैं। मेरे साथ इस वक्त इस स्टॉल पे ये जो फॉसल पत्थर है, इसके ओनर हैं जो कि तमाम चीज़ें से बनाते हैं। इनसे बारे में जानते हैं क्या विशेषता है इस पत्थर की, इस फॉसल पत्थर की, और इससे जो चीज़ें आप बनाते हैं उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है। मेरा नाम द्वारिका प्रसाद सोनी है। मैं जनपद बांदा से आया हूँ और सजर हस्तशिल्पी हूँ। सजर पत्थर अपने आप में एक अनूठी कृति है जो प्रकृति ने बनाई है। क्योंकि हम लोग इतनी महीन कारीगरी तो नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता, तो प्रकृति के आगे सब फेल है। तो प्रकृति ने ऐसी एक कला हम छोड़ी है जिसको हम मतलब दुनिया के सामने रख करके इसमें अपना पेट और हस्तशिल्पियों को परिवार जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी हैं और हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी और मुख्य प्रधानमंत्री जी ने मिल करके जब वो G7 ग्रुप की बैठक में विदेश गए हुए थे अमेरिका, तो वहाँ के 7 राष्ट्राध्यक्षों को उन्होंने गिफ्ट प्रदान की है। वो गिफ्ट उत्तर प्रदेश के हस्तशिल्पियों के अलग अलग ज़िलों से लेकर के गए हुए थे। उसमें एक सेट मेरा भी गया हुआ था जो मैंने बनाया था, कफलिंग और ब्रोच। तो प्रधानमंत्री जी ने गिफ्ट किया भारत की तरफ से। सोचिए हम एक छोटे से हस्तशिल्पी हैं जो हम 7 समुंदर पास पहुंच नहीं सकते। बिल्कुल, आपकी कला 7 समंदर पार जा रही है और देश का प्रधानमंत्री लेके जा रहा है, आपके लिए भी बहुत गौरव की बात है। बिल्कुल, आपको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। जी हाँ, इसके लिए मुझे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है 2011 में। तो वो जब उन्होंने गिफ्ट दिया, गिफ्ट देने के बाद लोगों को समझ में आया कि ऐसी चीज़ें हैं, और टीवी न्यूज़ में आपके माध्यम से जब आया बांदा में भारत के लोगों ने देखा, तो भारत के लोग एकदम से इस कला को और इस पत्थर को पाने के लिए टूट पड़े। मतलब मैं तो यही कहूँगा कि टूट पड़े। और आज जो है ये स्थिति है कि मैं जितना माल बनाता हूँ उससे कहीं ज़्यादा ऑर्डर आ जाते हैं। अभी श्रीलंका से भी ऑर्डर आया हुआ था और फ्रांस से ऑर्डर आया हुआ था। तो ये दोनों ऑर्डर मैंने पूरे किए। अब आगे अब इसमें जो मैंने डिज़ाइन की कफलिंग और ब्रोच जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिए, वो अब उसकी मांग भी बहुत बढ़ गई और दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसी के कारण मैंने जो है, चूँकि इसका जो वेस्टेज था, ये बहुत महंगा पत्थर है, जो इसका वेस्टेज था वो बेकार जा रहा था, तो उससे मैंने बहुत सारे आइटम बनाना शुरू किया। टेबल लैंप है, ताजमहल है, श्री राम मंदिर है, और कालिंजर दुर्ग है, हमारे यहाँ पास में कालिंजर दुर्ग, अजय दुर्ग है, वो भी मैंने बनाया। बहुत सारी कलाकृतियाँ बनाई और बना करके इवेंट में मैंने ताजमहल बनाया और बिक्री भी हुई। ऐसा नहीं है कि बिक्री नहीं होती। जो कलाकृति का कद्रदान है वो उनको अच्छे मूल्यों में लेता है। तो हम कह सकते हैं जैसे हीरा को कहते हैं कि हीरा सदा के लिए, तो ये फॉसल है सदा के लिए। और ये जो प्रकृति की एक अनुपम देन है, क्योंकि इस पर जो डिज़ाइंस हैं, ये जो आप देख पा रहे हैं, ये दरअसल नेचुरल फॉसल्स हैं जो इस पत्थर पे खुद ब खुद अपने आप ही उकेरा जाता है। उसके बाद इसको तराशने के बाद ये जो डिज़ाइन है वो निकल के आता है, लेकिन ये प्राकृतिक रूप से इस तरीके से इसमें उभरता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। राज्य के 48 GI टैग वाले हथकरघा उत्पादों ने देश और विदेश में अपनी अलग छाप छोड़ी है। अमरोहा का ढोलक, मैनपुरी का तरकाशी और महोबा का पत्थर शिल्प उत्तर प्रदेश के शिल्पकारों की अद्वितीय कारीगरी का बेहतरीन उदाहरण है। इस देश की खूबसूरत कला और यहाँ के कलाकारों को अंतर्राष्ट्रीय फलक पर पहचान दिलाने के लिए सरकार ने ODOP यानी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम को लॉन्च किया। आइए इन कलाकारों से ही जानते हैं कि इस स्कीम के आने के बाद किस तरह का फ़ायदा, मुनाफा और उत्साह जो है वो इन लोगों में नज़र आ रहा है। ODOP से किस तरीके से चेंज आप देख रहे हैं इस पूरे कारोबार में? मैम पहले तो जैसे अलीगढ़ में सिर्फ लॉक्स फेमस था, बट यूपी गवर्नमेंट ने जब से मूर्तियों में ODOP को लगाया है, ODOP वाला सेक्शन में जब मूर्तियाँ आई हैं उससे बहुत काम में वृद्धि हुई है। काम में बहुत मतलब अलीगढ़ एक बहुत ज़्यादा फेमस हो गया अपनी मूर्तियों की वजह से।
और सिर्फ इंडिया में नहीं, विदेशों में भी अलीगढ़ का एक स्टैंड लेता है अलीगढ़ अब। और व्यापार की बात करूं तो व्यापार में बहुत काम मिला है। अलीगढ़ में बहुत सारे कारीगर अब जो पहले काम नहीं करते थे वो उनकी स्कीम्स की वजह से अब वो काम भी कर रहे हैं। और मतलब ओवरऑल एक देखा जाए तो एक ओवरऑल वर्कर्स में बहुत सारी फैमिलीज इससे कनेक्टेड हैं, तो सब लोगों को एक काम का सोर्स मिला है और इससे ओवरऑल एक बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट है। उत्तर प्रदेश के शहर मुरादाबाद के हैंडीक्राफ्ट के एक पवेलियन में हैं। यहाँ पर जो भी आइटम आप देख रहे हैं, जो भी सामान वस्तुएं आप देख रहे हैं, वो दरअसल आकाशीय लकड़ी एंड मैंगो ट्री यानी कि आम की लकड़ी की बने हुए ये सामान हैं। और जो सबसे ज़्यादा बड़ी खासियत इसकी है, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल है, सस्टेनेबल हैं और इको फ्रेंडली हैं। और जैसा कि हमें पता चला है कि इसकी विदेशों में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसकी जो विशेषता है वो क्या है जिसकी वजह से ये विदेशों में इतना सराहा जाता है? जी, बेसिकली हम यूरोप में और ऑस्ट्रेलियन मार्केट में बहुत ज़्यादा सप्लाई करते हैं। ये वहाँ पे रिसाइकिल और सस्टेनेबिलिटी की वजह से इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करा जाता है, क्योंकि ये लकड़ी है, कोई इसका वो नहीं है, अगर ये ख़राब भी हो जाती है तो कोई ऐसी इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं ये। तो ये है। बाकी क्या कहते हैं, जो भी उसकी डिमांड होती है बायर्स की, हम उस हिसाब से भी क्या कहते हैं बनाया जाता है। ऑर्डर पे आप? जी हाँ, ऑर्डर पे बनाते हैं बेसिकली। क्या क्या चीज़ें बनाते हैं? जैसे हम देख पा रहे हैं कि वेजिटेबल चॉपर है, डोंगे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो किचन में स्पेशली यूज़ की जा सकती हैं, या डेकोरेटिव आइटम्स भी हैं यहाँ पर। इसके अलावा कुछ और क्या ख़ास है और किन लकड़ियों का आप ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं? देखिए, बेसिकली हम मोस्टली अकाशिया और मैंगो वुड में ज़्यादा डील करते हैं, वही हम यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स में। बाकी क्या कहते हैं, हम वुडन में कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप क्या कहते हैं, वाजेस हो गए, होम डेकोर के आइटम्स हो गए, किचन वेयर में जितनी भी सब चीज़ें आ गए, हम सब कवर करते हैं। मतलब बेसिकली बहुत बड़ी रेंज है हमारी इसमें वुडन में। आपने बताया यूरोपियन कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा डिमांड है। कुछ स्पेसिफिक कंट्रीज़ यूरोप के बाहर भी जहाँ पर इसको बहुत ज़्यादा सराहा जाता है और इंडिया से इसको जो है इंपोर्ट किया जाता हो? जी हाँ, यूएस में भी बहुत ज़्यादा हमारा जा रहा है आजकल, और मुस्लिम रिटेलर्स को भी सप्लाई करते हैं वहाँ पे। जैसे हमारे यहाँ वी मार्ट हैं, वैसे वहाँ पे बहुत अलग अलग रिटेलर्स होते हैं, तो वो लोग अपने शोरूम में रखते हैं, सो वो सेल करते हैं। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने के लिए। तो मुरादाबाद का हैंडीक्राफ्ट, जहाँ पर हाथों से बनाई हुई लकड़ियों की ये वस्तुएं जो आपके किचन को, आपके ड्राइंग रूम को और आपके घर के किसी भी कोने को बड़ी खूबसूरती से सजाती हैं। आपने फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ तो खूब सुनी होगी, उसकी खनखनाहट आपके हाथों में भी खूब गूंजी होगी। और फिरोज़ाबाद की चूड़ियाँ तो पूरे देश, क्या पूरी दुनिया को लुभाती हैं, महिलाओं के का बहुत ही सुंदर श्रृंगार करती हैं। और इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के फिरोज़ाबाद के एक तरह से आप इसे ग्लास हाउस कहिए, कांच से बनी हुई खूबसूरत आकृतियाँ कहिए, इस पवेलियन में मौजूद हूँ और मेरे साथ इसके ओनर हैं। फिरोज़ाबाद हमेशा से ही महिलाओं को आकर्षित करता है कांच की चूड़ियों के लिए। मुझे बताइए कि ये जो आपका ये पूरा मैं देख रही हूँ कि कांच से बनी हुई आकृतियाँ हैं, या जो कांच की जो ये विशेषता है, इसको बनाने में कितना परिश्रम लगता है, कितना टाइम लगता है, कैसे आप इसको इस रूप तक ढाल पाते हैं, लेकर आते हैं? मैं प्रतीश कुमार शर्मा डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद से हूँ और मैं करीब 32 साल से इस काम को कर रहा हूँ। जो काम बनाने का ये प्रोसेस है मेरा, ये इस तरीके से है, ये चल रहा है। तो इनको बनाने के लिए तो काफ़ी मेहनत लगती है और इस पर आँखों पे भी बहुत असर पड़ता है, इसलिए हम ब्लैक चश्मा पहन करके इसको काम करते हैं। और सरकार ने हमारी जो ODOP योजना जो चलाई है, काम तो हम 32 साल से कर रहे थे, लेकिन हमें कोई जानता नहीं था। जब से ODOP योजना चली है तब से हमें यहाँ एग्जीबिशन में आने का मौका मिलता है, तो उससे हमारी पहचान बढ़ रही है। दूसरा, ODOP योजना के अंतर्गत ये लोन प्रोवाइड कर रही है जो सरकार, उससे हमारा जो टर्नओवर था, जब से हमने लोन लिया तो उससे हमारा टर्नओवर घुमा और उसमें हमारा दुगना टर्नओवर हो गया है। अगर मैं बात करूँ, फिरोज़ाबाद अपने कांच के लिए तो सैकड़ों सालों से मशहूर है। तब में और अब में अपने कारोबार में आप क्या फ़र्क देखते हैं, किस तरीके का मुनाफा देखते हैं? और अगर मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ दूसरे देशों में, तो किस तरह का इसमें जंप देखते हैं सरकार की इस स्कीम के बाद? खासकर ODOP है या जो उत्तर प्रदेश की और सरकार की और भी स्कीम्स हैं MSME सेक्टर को बूस्ट करने के लिए। जी, ये जो
SMSME हैं और ODOP योजना के अंतर्गत जो भी हमें ये सुविधाएं मिल रही हैं सरकार की तरफ से, तो हमारा कारोबार और ही तरक्की पर बढ़ता चला जा रहा है, टर्नओवर ही हमारा बढ़ता चला जा रहा है और हमारी देश विदेशों में पहचान भी बढ़ रही है। आइए देखते हैं और क्या क्या सुंदर सुंदर सामान है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत ही सुंदर हैं। कांच के कंगन भी हैं, काफ़ी खूबसूरत बनाए हुए हैं। वैसे तो फिरोजाबाद में डाई से और उससे बनती हैं। अच्छा, सिस्टम होता है, पूरा फैक्ट्री में बनती है। ये हमारा केवल हाथ से बना हुआ है। हाथ से बना हुआ कांच का कंगन है ये। आप कांच की चूड़ियाँ तो फिरोज़ाबाद की मशहूर है ही, और ये कंगन देखिए कितनी खूबसूरती से बना हुआ है, और कलर्स भी आप लोग इसमें अलग अलग कलर्स भरते हैं। कितना टाइम लगता है वैसे, अगर हालांकि प्रोडक्ट की साइज़ के हिसाब से और उसमें कितनी सजावट है उसके हिसाब से लगता है, लेकिन फिर भी कितना टाइम लगता है एक प्रोडक्ट को बनाने में? वही मैं कह रही हूँ, इस चूड़ी को बनाने में कितना टाइम लगा होगा? कम से कम 1 घंटे का टाइम लगता है, एक पीस बनाने में। एक पीस बनाने में 1 घंटे का टाइम लगता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी मेहनत का है ये काम, और कितनी खूबसूरत है ये चूड़ी, और इत्तेफाक से मेरी साड़ी से मैच कर रही है, तो मुझे लगता है मुझे इसे पहन लेना चाहिए। मैं अपने साइज़ की आपसे लूँगी अभी थोड़ी देर में। ये सभी उत्पाद न केवल देश में बल्कि विदेशों के बाजारों में भी अपनी छाप छोड़ रहे हैं। सरकार की ODOP वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना ने हर जिले के प्रमुख उत्पाद को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक नई पहचान दी है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 162 ODOP उत्पाद हैं, जो छोटी और मझोले उद्योगों को प्रोत्साहन और बाजार में जगह दिलाने का काम कर रही हैं। किन ODOP के बारे में भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगी, इस स्कीम को लाने के पीछे उद्देश्य और किस तरीके से सक्सेसफुल हो रही है ये, आगे इसकी फ्यूचर को कैसे देखते हैं, कारोबार को और जो कलाकार हैं उनको कितना बूस्ट मिला है? देखिए, ODOP एक तरफ से यूनिक चीज़ है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रारंभ हुआ है। लगभग 162 प्रोडक्ट, 162 प्रोडक्ट इस पे शामिल है। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश में 75 जनपद तो है, कम से कम हर जनपद में 2-2 प्रोडक्ट हैं। ऐसे प्रोडक्ट अभी कहीं दुनिया में देखने के लिए नहीं मिलेगा। इससे एक खासियत ये है, इस पर 75 प्रोडक्ट का GI टैग मिली हुई है ना, GI टैग यानी जो कहीं दुनिया में कहीं नहीं है इसी टाइप का। और इस पे क्या है ना, इस तरफ से जो ट्रेडिशनल आर्टिसियन का एक पहचान हुआ है, और इसका अच्छा खुशी की बात है, इसी फेयर के बाद लोग एक अच्छा मार्केट मिलेगा, और उनका एक तरफ से मान लीजिए जो जनरेशन से जो काम करते आ रहे हैं उन लोगों का ये बूस्ट बहुत ज़रूरी है। इसके बाद इसी से जुड़े हुए बहुत लोग आगे बढ़ेंगे और उन लोगों का लगातार बिजनेस मिलते रहेगा। उत्तर प्रदेश के टेक्सटाइल की बात हो और खादी का जिक्र ना हो, ये कैसे हो सकता है? यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 का सबसे बड़ा आकर्षण खादी कल से आज तक फैशन शो था, जिसमें खादी की पुरातन विरासत को लेकर आधुनिक डिजाइनों तक की यात्रा को प्रस्तुत किया गया। ये हैंडलूम सेक्टर है, और हैंडलूम में भी ये अभी आपने वहाँ पर देखा होगा, ये बेबी के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, तो उसकी बैग्स भी ये बना करके अपने प्रोडक्ट को डाइवर्सिफाई किया। इसको आप देखेंगे बड़ी बारीक ये बनारस की वीविंग है, इसको हाथ से बना करके एक एक काढ़ा गया है, जिसमें ये शादी के समय कैसा दूल्हा दुल्हन का वो होता है, वो पूरा इसमें उकेरा गया है। गाय को इसमें पैटर्न लिया गया है, और वीविंग में इसको हैंड मतलब जो है करके यहाँ पर थोड़ा सा बना करके उन्होंने, वीवर का ये कलाकारी है। ये जो हैंडलूम का वीवर होता है कितना हुनरमंद होता है, इससे ये परिलक्षित होता है। बाकी ये डाइवर्सिफाई प्रोडक्ट हैं तमाम हमारे। ये भी बनारस की आप ये देखेंगे, ये जामदानी एक विलुप्त होती हुई कला है, और ये जामदानी काटन फैब्रिक से उकेर करके, और इसको बनाने में करीब 2 वीवर 2 महीने से 3 महीने लेते हैं, तब एक साड़ी या एक दुपट्टा मिलता है। काफ़ी कास्टली भी हो जाता है ये, ड्यू टू मतलब लेबर कास्ट, मेहनत का। ठीक, इसी प्रकार से ये फैब्रिक्स को कैसे हम कुशन और उसमें कन्वर्ट करते हैं। बनारसी साड़ी का आपने देखा, शेरवानी में कन्वर्ट करते हैं। फिर आप ये साड़ी देखें, ये इसको अगर आप देखेंगे तो एक एक गाय का वो लिया गया है इसमें बेसिक मोटिव, और इसको जो है एक एक करके धागे से बुन करके बनाया है। जो
हमारा वीवर है, ये अवार्ड भी इस प्रोडक्ट पे मिल चुका है उस वीवर को, नेशनल अवार्ड के। इस प्रकार से हमारा हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग और खादी विभाग हमेशा बुनकर और आर्टिजन के लिए हमेशा तत्पर है और उनको जितनी वित्तीय सुविधा सरकार की तरफ से हो सकती है दिलाते में सहयोग प्रदान करता है। खादी, जो कभी हमारी स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक था, अब पर्यावरण अनुकूल और आधुनिक फैशन का हिस्सा बन गया है। इस शो ने खादी की शक्ति को फिर से जीवंत किया और इसे आधुनिक परिधानों की दुनिया में प्रतिष्ठित किया। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2024 ने न केवल उत्तर प्रदेश के शिल्पकारों, उद्यमियों और व्यापारियों को एक नया मंच दिया, बल्कि राज्य की कला, संस्कृति और विरासत को वैश्विक स्तर पर सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश के शिल्पकारों ने ये साबित कर दिया कि उनका हुनर वैश्विक मंच पर भी अपनी अलग पहचान, अपना अलग मुकाम बना रहा है। उत्तर प्रदेश, अपनी विरासत, अपना हुनर, अपना गौरव।